साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 24 एक्सप्रेस पर। मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। आज एक कुडची गांव में 6 साल की मासूम बच्चे के मर्डर केस में गांव वालों ने बड़ी ही तादाद में मोर्चा निकाला और डिप्टी तहसीलदार को मानवी देते हुए कहा कि ऐसे कातिल को फांसी होनी चाहिए। कर्नाटक कुडची गांव में आज मोहम्मद साद देसाई मर्डर केस में हजारों लोगों ने मोर्चा निकाला और डिप्टी तहसीलदार को मनवी देते हुए कहा कि ऐसे मुजरिम को सख्त से सख्त सजा हो और फांसी दिया जाए। आइए उनके चाचा और माता पिता से बात करते हैं। रहते हैं तो फिर उसके बाद में जो है पुलिस वाले जो है हमें इस बात ये पूछे कि तुम्हें किस पास शक है क्या। तो फिर जो है हमारे जो बड़े भाई का लड़का है, छोटा लड़का, तो उसके ऊपर शक था तो हमने उसका नाम ले लिया। फिर उसके बाद में जो है हमें जो है ये बात मालूम हुई है अभी तक कि उसने अपने जुर्म को जो है कबूल भी किया है। लेकिन इसके साथ साथ जो है इतना खतरनाक मामला है, इस बच्चे के कत्ल को देखकर हमें ऐसा महसूस होता है कि वो तनहा कत्ल करने वाला नहीं है बल्कि उसके साथ जो है बहुत सारे लोग जो है मौजूद हैं। तो जो है हाँ, उसके घर वाले भी जो है इस सिलसिले के अंदर हो सकते हैं। तो हमें इस बात का जो है बहुत ज्यादा डर है और इतना खतरनाक ये जो है वाकया पेश हो चुका है कि जिसको बोलने के लिए जो है मेरे पास अल्फाज भी मौजूद नहीं है और हम जो है इसको जुबान से अदा भी नहीं कर सकते। इसीलिए जो है हम रिक्वेस्ट करते हैं हर एक से कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिसको ताकत दी है लड़ने की, और इसी तरह जो है पूरे गांव वालों का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारा बहुत ज्यादा साथ दिया। हमारे गली वालों को भी साथ दिया, उन्होंने भी साथ दिया, जो हमारे गांव के जो बड़े बड़े लोग हैं। और इसी तरह अल्लाह ने जिनको जो है दिल दिया, जो इस्तिताअत दी है और उन्होंने जो हमारा साथ दिया है उसका भी हम तहे दिल से जो है शुक्रिया अदा करते हैं। तो हमारे घर वालों की तरफ से जो है तो तहसीलदार का भी जो है हम डिपार्टमेंट का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं और हमारी जो है पूरे गांव वालों की तरफ से और पूरे हमारे घर वालों की तरफ से ये जो है इसको जो है ये हम बात कहना चाहते हैं कि इसको जो है सख्त से सख्त यानी फांसी की सजा दी जाए और इसके साथ जो है जो लोग भी इसके शरीक हैं इस जो है फेल को अंजाम देने के अंदर, उन लोगों को भी जो है सख्त से सख्त जो है सजा दी जाए। ಆ ಅಪ್ಪನಿಗೆ 6 ಹುಡುಗಿಯರು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಗು, ಒಂದು ಕೂಸು ಹುಡುಗ ಆಗಿತ್ತು. ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ದ್ವೇಷದಿಂದ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲ ಊರು ಕುಡ್ಚಿ ಜನಪರವಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ವಿನಂತಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸರ್? ಹಮೀದುದ್ದೀನ್ ರೋಯ್ಲೆ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕುಡ್ಚಿ. ಅತ್ಯಂತ ದುರಂತ ಘಟನೆಯಾಗಿದ್ದು ಕುಡ್ಚಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಘಟನೆ ಯಾವುದೂ ನಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ 5 ವರ್ಷದ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವನ್ನು ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಪರಾಧ ಅಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡದ ಅಪರಾಧ ಇದು. ಅಂಥವನಿಗೆ ಒಂದು ಈಗ ಅದು ನಾವು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಏನಂದರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಕೇಸ್ ನಡಿಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಬೇಗವಾಗಿ ಕಠಿಣವಾದ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂತ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವನ ಜೊತೆ ಯಾರಿದ್ದರೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಠಿಣವಾದ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮನವಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಸನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? शनिवार देर रात भगवापुरा थाना क्षेत्र के ग्राम चरोखरा के पास रतनगढ़ से जवारे चढ़ाकर ग्राम सिरोल दतिया लौट रहे श्रद्धालु की ट्रैक्टर ट्राली पलटने से 26 लोग घायल हो गए। इलाज के लिए इंद्रगढ़ सेवडा अस्पताल में भर्ती करवाया। अधिकतर महिलाएं इसमें घायल हैं। इसमें 4 की हालत गंभीर देखते हुए दतिया ग्वालियर रेफर किया गया है। श्रद्धालु के अनुसार ट्रैक्टर चालक तेज गति से ट्रैक्टर भगा रहा था, तभी वह अपना संतुलन खो बैठा और रोड की गंदगी में जा गिरा। इसमें 40 लोग सवार थे। 19 लोगों को इंद्रगढ़ स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है एवं 8 लोगों को सरोड़ा अस्पताल में भर्ती किया गया है। इनमें से विवेक पाठक की हालत गंभीर है, वह दतिया रेफर किया गया है। नहीं अभी रतनगढ़। अच्छा, कैसे हुआ हादसा जी? तो बेहोश हो गए थे। अच्छा, कितने लोग थे वहाँ में? बहुत। मतलब ट्रैक्टर थे वहाँ में कितने थे लगभग? जाने में बहुत पूरी भरी थी ट्रॉली। 50 आती कम। हाँ। तो अब कैसे पलटा, कैसे ये पता पड़ा? नहीं, हमें को होश नहीं है। आप लोग ट्रॉली में बैठे थे? हाँ।
कहाँ की घटना है ये, कहाँ पलटा? जाने ट्रैक्टर को सुई देख में कंट्रोल नहीं हुआ। अच्छा, कितने लोग आते ट्रॉली में पूरे? बिलाज जने आते हुए तो एक के ऊपर रह गया। मतलब ट्रॉली में लगभग कितने जने आते? 30-40 जने, 50 जने? इतने नहीं आते, 20-25 जने आते। सबको लगी है? हाँ। सबको लग गई? नेक सबको लग गई। कल्पना। कहाँ से आ रहे थे आप लोग? रतनगढ़ से। कब गए थे रतनगढ़? कल 2 दिन के जवार परसों में निकली थी। पूरा घटनाक्रम बताया। जे मतलब ट्रैक्टर चला रहे थे, सो डीजल खत्म हुआ तो वहाँ में सोचे तेज़ी से भगा रहे थे कि डीजल खत्म हुआ तो तेज़ी से पहुँच जाए पेट्रोल पंप पे। पेट्रोल डलवा के फिर ने ऐसे ट्रैक्टर भगाओ, सबने रोको इनके लाने, फिर भी ये रुके नहीं हैं। और इनने मतलब 2 पलटी ट्रैक्टर खाओ, ब्रेक फेल में साथों नहीं है उन पर, सो 2 पलटी खा के ट्रैक्टर पलटे ही गया सीधे। ट्रॉली में कितने लोग थे लगभग? कम से कम 30-40 तो होंगे। सबको लगी है? हाँ, सबको नहीं लगी, मतलब थोड़ी हल्की हल्की लगी, लेकिन एक मरीज तो ही ज़्यादा सीरियस हो गई, 2-3 आदमी ऐसे सीरियस हो गए, सबको नहीं लगी और तो थोड़ी थोड़ी नरसिंहपुर जिले के करेली के पास एक छोटे से गांव जोबा की रहने वाली तपस्या परिहार 2018 बैच की आईएएस है। उनकी शादी आईएफएस अफसर गर्वित गंगवार से पिछले दिनों संपन्न हुई, पर शादी चर्चाओं का विषय तब बन गई जब घरवालों की सहमति से कन्यादान रस्म नहीं करवाई गई। दरअसल हिंदू मान्यताओं के अनुसार पिता अपनी पुत्री को कन्या के रूप में वर पक्ष को कन्यादान की रस्म में दान करता है, पर तपस्या का मानना है कि बचपन से ही मेरे मन में समाज की इस विचारधारा को लेकर लगता था कि कैसे कोई मेरा कन्यादान कर सकता है, वह भी मेरी बगैर इच्छा के। और यही बात धीरे धीरे मैंने अपने परिवार से चर्चा की। इसी बात को लेकर परिवार भी मान गए और वर पक्ष भी इस बात के लिए राजी हो गए कि बगैर कन्यादान किए भी शादी की जा सकती है। जब 2 परिवार आपस में मिलकर विवाह करते हैं तो फिर बड़ा छोटा या ऊंचा नीचा होना ठीक नहीं, क्यों किसी का दान किया जाए। और जब मैं शादी के लिए तैयार हुई तो मैंने भी परिवार के लोगों से चर्चा कर कन्यादान की रस्म को शादी से दूर रखा। वहीं तपस्या के पति आईएफएस गर्वित भी बताते हैं कि क्यों किसी लड़की को शादी के बाद पूरी तरह बदलना होता है, चाहे मांग भरने की बात हो या ऐसी परंपरा जो यह सिद्ध करे कि लड़की शादीशुदा है, जबकि यह लड़की के लिए कभी लागू नहीं होता। और इस तरह की मान्यताओं को हमें धीरे धीरे दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। तपस्या के पिता भी शादी से खुश थे। उनका मानना है कि इस तरह की रस्मों से लड़की को पिता के घर से या उसकी जायदाद से बेदखल करने की साजिश की तरह देखा जाता है। हालांकि पूरी शादी वैदिक मंत्रों के साथ पूरे रीति रिवाज से संपन्न हुई, पर कन्यादान जैसी रस्म को दूर कर दोनों आईएएस और आईएफएस अधिकारियों ने शादी को चर्चाओं में ला दिया। ये निकल के कि कन्यादान को आपने ये कहा कि कन्यादान नहीं होना चाहिए, तो किस तरह की सोच लेके ये बात आपने कही है, क्या है इसके पीछे? जी, तो मैं पर्सनली मतलब ये हमारे परिवार का ही डिसीजन था। बहुत पहले से जब मैं थोड़ी बड़ी हुई और बहुत सारे समाज की चीज़ों पर हम लोग सवाल करते थे, घर वालों से बातें करते थे कि ऐसा क्यों है, क्या है, तो तब से बहुत इस चीज़ में ये चीज़ मेरे दिमाग में रही है हमेशा। और बहुत मैं इसके ख़िलाफ़ रही हूँ कि किस तरह से शादी में कहते ज़रूर हैं कि 2 लोग बराबर होते हैं और वो शादी चलाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाता है कि समाज ने इस तरह का एक एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखा है जहाँ पर जो महिला है, जो लड़की है, उसको काफ़ी डोमिनेट किया जाता है एक पक्ष की तरफ से। और वो चीज़ बहुत सारी हमारी रस्मों, रीति रिवाजों, इनमें उससे रिफ्लेक्ट होती है, उससे दिखाई देती है। तो उसी तरह से एक चीज़ कन्यादान मुझे लगती थी कि कन्यादान क्यों करना है, मुझे समझ नहीं आता था क्या लॉजिक है। इस बारे में पापा से, घर के बाकी सदस्यों से बात भी होती रहती थी, तो तभी से ये था कि नहीं, कन्यादान तो नहीं करना, शादी होगी तो देखा जाएगा, कोई अच्छा व्यक्ति मिला तो, मगर जब भी होगी तब कन्यादान तो नहीं करना है। क्योंकि बहुत अजीब लगता है सुन के भी कि मुझे पर्सनली कि मुझे कोई दान कैसे कर सकता है, भले ही वो मेरे पेरेंट्स हों, भले उन्होंने मुझे पैदा किया है, पाल पोस के बड़ा किया है डेफिनेटली, पर मैं दान होने वाली कोई चीज़ तो नहीं हूँ। तो ये एक चीज़ रही थी। और जब गर्वित से मुलाकात हुई और उसके बाद जब फाइनल हुआ कि हाँ शादी करनी है, तो पापा को तो पहले से पता था कि ये चीज़ मैं नहीं चाहती हो। फिर गर्वित के पेरेंट्स से बात हुई तो उन्होंने भी बोला कि ठीक है, जैसी मर्ज़ी है, कोई समस्या नहीं है। बस वहाँ से ये डिसाइड हुआ कि हाँ कन्यादान नहीं करना। तो सोच वही है कि कुछ
परंपराएं ऐसी होती हैं, रस्में ऐसी होती हैं जो हो सकता है व्यक्ति को सही ना लगे, और यदि वो इंडिपेंडेंट है और उसके अपने जो लोग हैं वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं उसकी सोच को आगे बढ़ाने में, तो डेफिनेटली कुछ परंपराएं ऐसी हैं जो पीछे छोड़ी जा सकती हैं। कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण को करो क्या नहीं, चाहे जो है तपस्या ने अपनी सारी बातें मुझसे जो है खुल के एक्सप्रेस की थी सारी बातें, तो अब मैं किसी भी जो रीति रिवाज हैं या फिर हमारी जो भी परंपराएं हैं तो उनको काफ़ी लॉजिकल तरीके से देखने की कोशिश करता हूँ। तो मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ बेटियों को ही यही सारी चीज़ें जैसे दान की बात कही या फिर बाकी जो परंपराएं हैं कि चाहे सिंदूर लगाना है या बिछिया पहनना है, तो कई सारी चीज़ें जो है बेटियों पर, महिलाओं पे जो है आरोपित की जाती हैं, तो उन्हें करना ही करना है। और जबकि पुरुषों को जो है वो पूरी स्वतंत्रता है कि चाहे उन्हें शादी के बाद किसी भी प्रकार का उन पर कोई ऐसा टैग नहीं लगता है कि जिससे कि वो दिखते हैं कि अच्छा ये शादीशुदा पुरुष हैं, जबकि महिलाओं की ज़िंदगी में एक नए तरीके से बदलाव आ जाता है। कई सारी रस्में उनका पालन करना है या फिर ये व्रत रखना है, इससे पति की आयु लंबी होगी। तो जिसे जो करना है वो उसकी स्वेच्छा है और स्वेच्छा से जो भी कुछ करना चाहे वो करे। तो मैं तो ये मानता हूँ कि शादी जो है ये दो लोग की पार्टनरशिप है, दो लोग बराबर हैं और दोनों लोगों में जो है किसी भी डिसीजन मेकिंग में, किसी भी निर्णय लेने में जिस क्षेत्र में जो भी सक्षम है उसे अपनी सलाह देनी चाहिए और दूसरे को उसकी सलाह बिल्कुल माननी चाहिए। ठीक है, तो मेरा परिवार और मैं, हम सभी लोग जो है इस बात से मतलब इस पूरी शादी में जो भी परंपराएं, जो भी वैदिक तरीके से जो भी शादी की गई, सब कुछ काफ़ी अच्छा रहा और बस धन्यवाद। क्या मानते इस तरह की परंपराओं को, आप किस तरह देखते हैं? मना का विषय नहीं है, ये तो हम लोगों की सबकी सोच ही ऐसी बन गई थी कि बेटा बेटी दोनों बराबर, जैसा हक अभी तक था आगे भी वैसे ही रहेगा। कानून भी यही प्रयास कर रहा है, लेकिन सामाजिक व्यवस्थाएं ही गड़बड़ हैं। दान में करके संपत्ति से मुक्त कर दो, सबसे बड़ा विषय तो यही है। बेटों का पूरा हक, अधिकार, और बेटियों को दान करके हक से वंचित कर दो। तो हमारी यही सोच है कि जैसा बेटों का हक वैसे बेटियों का। तो बहुत सी चीज़ें हैं बराबर हैं, हमेशा बराबर से रहेंगे। कान तो पचता ही नहीं, शब्द ही नहीं पचता कहीं से, मुक्त आत्मा है और कोई आत्मा का दान कर ही नहीं सकता, वस्तु का दान हम कर सकते हैं। और इस विषय पे ज़्यादा समझना है तो ओशो को सुन लो, उनसे ज़्यादा समझाने वाला तो संसार में पैदा ही नहीं हुआ। विधानसभा कुर्सी क्षेत्र के कई ग्राम पंचायतों में झंडा लगाओ अभियान के तहत समाजवादी पार्टी के दावेदार उवैद चौधरी मीडिया से बात करते हुए कहते हैं कि भाजपा केवल उत्तर प्रदेश की जनता को अब तक गुमराह करती आई है। उत्तर प्रदेश की जनता के अच्छे दिन लाने के झूठे वादे कर रही है। वहीं महिलाओं ने भी भाजपा सरकार पर नाराजगी जताई। कहा, महंगाई की मार से गरीब मजदूर किसान परेशान हैं। चौधरी जी ने दावा करते हुए कहा कि यूपी का विकास पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव करेंगे। वादे के साथ कहा, हर बात विकास की होगी। कि सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट में 10 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा, 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, 5 साल तक हर गरीब आदमी को राशन फ्री दिया जाएगा, गांव, सड़क, अस्पताल का काम पहली उसमें किया जाएगा। पहली कैबिनेट में इसकी तरजीह दी जाएगी। अच्छा, क्षेत्र में कौन कौन से लोग सपा में जुड़ रहे हैं? क्या किसी प्रकार के कोई नए? आज तक हमारे जब टीम द्वारा, हमारे द्वारा जहाँ जहाँ हम जाते हैं, जिस गांव में जाते हैं, लगभग 100-150 हर गांव के लोग समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, जो बीजेपी से हैं, बहुजन समाज पार्टी से हैं, कांग्रेस से हैं, जो एक आम आदमी है जिसका किसी पार्टी से ताल्लुक अभी तक नहीं था।
शनिवार को बढ़ती महंगाई एवं कोरोना काल के बिजली बिलों की वसूली का कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष ओम पटेल के नेतृत्व में कांग्रेस जनों ने महंगाई के विरोध में जिला कांग्रेस कार्यालय से नारायण टॉकीज, चांडक चौराहा होते हुए प्रताप टॉकीज, परशुराम चौक तक पदयात्रा निकाली। बढ़ती महंगाई से नाराज एवं सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कहा कि मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी कहते हुए सरकार के खिलाफ कांग्रेस जमकर बरसे। इस दौरान जिला युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बिजली बिल की प्रतियां जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष ओम पटेल ने कहा कि डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के साथ ही खाद्य सामग्री के दामों में भी प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है। बढ़ती महंगाई में आमजन परेशान है। अच्छे दिन का सपना दिखाकर भाजपा सरकार ने महंगाई का तोहफा आम जनता को दिया है। प्रदर्शन के दौरान पूर्व विधायक आर.के. दोगने, मध्य प्रदेश सेवा दल कांग्रेस कमेटी गोविंद व्यास, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष हेमंत टाले सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। महंगाई को लेकर जो बिल जलाए हैं, क्या है मामला? आज हमारी पूरे एआईसीसी और प्रदेश नेतृत्व में पूरे भारत में आज महंगाई को लेके हमारी एक जन जागरण यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से निकली थी। आज पूरे प्रदेश में और यूपी में खास तौर से हमारे नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी 15 किलोमीटर की यात्रा आज पूरे यूपी में निकाल रहे हैं। हमको भी एआईसीसी से और प्रदेश कांग्रेस माननीय कमलनाथ जी से निर्देश हुआ था कि आज हर जिले में कांग्रेस पार्टी महंगाई के खिलाफ यात्रा निकालें और जनता को, आम जनता को महंगाई से राहत मिल सके। तो आज बिल जलाया था, इसमें क्या? ये जो बिल एमपीबी अनाप शनाप आम जनों को बिल दे रही हैं, इसका लॉकडाउन से लेके अभी तक, जबकि शिवराज सरकार ने 40% कई बार माफ़ करने का आदेश कर दिया गरीबों को, उसके बाद 8 से 10 हज़ार के बिल आए जा रहे हैं। इसलिए हमने आज एमपीबी के सामने महंगे बिल, ज़्यादा बिल आने का जो है विरोध किया था। मंडी समिति के सचिव सुधीर सिंह ने बताया कि उनकी अध्यक्षता में एक बैठक हुई। इसमें व्यापारियों से कहा कि वह अपने लाइसेंस का नवीनीकरण करवा ले, कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। किसान बिल सरकार द्वारा वापस लेने के बाद मंडियों में आवक बढ़ी है। लक्ष्य 5.5 लाख रुपए का था, जिससे सापेक्ष 6 लाख रुपए की आमदनी हुई है। माह नवंबर में भी लक्ष्य के सापेक्ष आमदनी हुई। वह मंडी सचिव ने अपने कार्यालय में व्यापारियों के साथ एक बैठक की। निरस्त करने के बाद अपने स्तर से मंडी व्यापारियों के लाइसेंस नवीनीकरण किए गए, जो कि बाहर कार्यरत थे। उनके लाइसेंसों को नवीनीकृत कर उनकी आईटी जनरेट की जाएगी। वो निर्धारित शुल्क अदा करें। व्यापारियों से कहा कि वह पूर्व की भांति मंडी को सहयोग करें। व्यापारियों को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। क्या कुछ आपके स्तर से कार्रवाई हो रही है, और लाइसेंस और जो रजिस्ट्रेशन है उसके लिए क्या कुछ दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं? किसानों से क्या आपकी अपील है? दिनांक 9 को कृषि विदेश विपणन प्रमुख सचिव द्वारा महोदय द्वारा जो है आदेश कर दिए गए हैं, और 1 दिसंबर को कृषि कानून निरस्त कर दिए गए थे। उसी के तहत मंडी परिषद डायरेक्टर साहब ने 10 तारीख को आदेश किए कि निरस्तीकरण के बाद अपने स्तर से मंडी व्यापारियों पे लाइसेंस नवीनीकृत किए जाएं। जो बाहर कार्यरत थे उनके लाइसेंस नवीनीकृत किए जाएं। उनको जो सुविधाएं आईडी उनकी जनरेट की जाए, जिससे 6R है, 9R है, ये काट सकें वो, और उनसे जो उनकी टैक्स की लायबिलिटी है वो अपना टैक्स जमा करें। हम लोग किसी भी प्रकार का व्यापारी पे कोई जोर या जुर्माना नहीं लगा रहे हैं। नॉर्मल तरीके से उनके लाइसेंस को नवीनीकृत करके व्यापार को सुसंगत तरीके से चलवाने के लिए प्रयासरत हैं। अच्छा, आगे अप्रैल में गेहूं खरीदने का प्रावधान आ रहा है, तो उसके लिए किसानों से क्या अपील है आपकी? किसानों से अपील यही है कि किसान अधिक से अधिक मात्रा में मूल्य समर्थन योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले अपना पंजीयन कराएं खाद्य एवं रसद विभाग में। पंजीयन कराने के बाद वो अपनी गेहूं की जींस को क्रय केंद्रों पर बेचेंगे तो उनको सरकारी मूल्य जो भी तय होगा, अभी 1975 था पिछले, तो हो सकता है जो भी हो उस तहत पे वो बेचेंगे तो उनको लाभ होगा। तीसरा ये था कि हमारे कृषि कानून वापस होने से किसानों को लाभ होगा, उनके प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, उनकी नीलामी के द्वारा ई ऑक्शन जो होता है उसमें उनके भाव अच्छे मिलेंगे, तो ये उनके हित में हुआ है। और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश में लड़कियों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 साल करने के प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2020 को इस प्रस्ताव की घोषणा करते हुए इसकी जानकारी दी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने लड़कियों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र बढ़ाने के फैसले को लड़कियों को कुपोषण से बचाने के लिए ज़रूरी बताया था। वहीं जनपद जालौन में भी इस फैसले का लड़कियों ने स्वागत किया और इस फैसले पर मोदी सरकार का धन्यवाद किया। देखिए, ये जो फैसला लिया गया है बहुत ही वेलकम स्टेप है और जो सरकार जो भी फैसले लेती है, जो भी हमारे यहाँ पर चीज़ें चल रही होती हैं, उन सबका असेसमेंट करने के बाद और क्या बेनिफिशियल हो सकता है उनको सोच कर ही लेती है। सबसे बड़ी बात ये है कि इनिशिएट होना कोई चीज़ ज़रूरी है। इनिशिएट हो चुका है वो चीज़, पर ग्राउंड लेवल पर उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, अगर इसका वायलेशन होता है तो उसके लिए क्या क्या स्पेसिफाइड रूल्स हैं और कौन कौन सी एजेंसीज़ हैं जो इसको इम्प्लीमेंट करने में हमारी हेल्प करेंगी, अगर वो भी जल्दी से स्पेसिफाइड हो जाए और जल्दी से जल्दी ये ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट होने लग जाए, तब तो ये सार्थक है। वरना सिर्फ नियम बना देने से और रूल बना देने से मंशा जाहिर होती है, पर इम्प्लीमेंटेशन उसका जो होता है वो असल में बताएगा कि वाकई में कुछ करने की इंटेंशन है या नहीं। इस कानून को लेकर अब कितने एक्ट में बदलाव होगा, जैसे हिंदू है, मुस्लिम है? जी, अगर कानून में बदलाव होगा, जैसे घरेलू हिंसा 498 जो भी है, डोमेस्टिक वायलेंस है, डाउरी सिस्टम है, मेंटेनेंस है, ये सब लड़कियां समझेंगी, समझदार होंगी। जो आज इतने मामले आ रहे वो आने वाले दिन में बिल्कुल भी मामले नहीं आएंगे लेकिन इतने नहीं आएंगे। जैसे बालिग होने की उम्र 18 साल है, लेकिन अगर 21 साल से पहले कोई सहमति से संबंध किसी से बनाता है तो वो वैध माना जाएगा या अवैध? अगर वो 21 से पहले बनाती है या 21 साल से बनाती है तो ये जब उन्होंने लिविंग रिलेशनशिप बनाया है तो अच्छी बात है। वो समझदार होंगी, मैच्योर होंगी, अपने मन का भी करेंगी, जो उनको अच्छा लगेगा वो करेंगी। ग्राम सरसवा जटवा पनागढ़, जिसमें सैकड़ों लोगों की आंखों की जांच हुई और 13 लोगों के आंखों के ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मनीष पटेल एवं साथियों द्वारा विगत कई वर्षों से क्षेत्र में रह रहे गरीब निर्धन लोगों के लिए निरंतर जनसेवा भाव से कार्य करते आ रहे, चाहे क्षेत्र की समस्याएं हो या और भी जनहित के कार्य हो। मनीष पटेल एवं उनकी टीम लगातार उक्त कार्यों में हमेशा तत्पर रहती है, जैसे कि पूरे जबलपुर में उनके कार्यों की प्रशंसा होती है। सीधी अजब ही नहीं गजब भी है, जब एक शासकीय डॉक्टर बन गया परिवहन अधिकारी और कर ली ट्रक चालकों से वसूली। सीधी जिला मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर दूर स्थित सेमरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बीएमओ डॉक्टर पर एक ट्रक चालक ने फर्जी आरटीओ बनकर ट्रक चेकिंग करने का आरोप लगाया, जबकि डॉक्टर बरम बाबा ढोल सड़क मार्ग के बीच ट्रकों की चेकिंग कर एंट्री वसूली का एक वीडियो भी सामने आया है। ट्रक चालक का आरोप है कि डॉक्टर और उनके साथियों द्वारा बंधक बनाकर मेरे साथ मारपीट कर लूट की गई है, वह भी सेमरिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकों के लिए बनाए गए सरकारी आवास में, जहां डॉक्टर और उनके साथियों द्वारा इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने का भी आरोप लगा है। मारपीट से घायल हुए चालक के सिर और हाथ में चोट आई है। वह ट्रक मालिक की शिकायत पर सिटी कोतवाली पुलिस ने आरोपी सहित उनके अन्य साथियों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए डॉक्टर को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। वहीं मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी की माने तो मडरिया बाईपास से ट्रक चालक के साथ मारपीट की शिकायत प्राप्त हुई। इस मामले में सेमरिया बीएमओ बताए जा रहे हैं कि इसमें हिरासत में लेकर जांच व विवेचना की जा रही है। जांच में जिस प्रकार के तथ्य निकल कर सामने आएंगे उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। के साथ क्या सर, हम गाड़ी लेके आ रहे थे बेलगांव से। वहाँ से आए यहाँ बरम बाबा के आगे मसूरिया में। वहाँ पे गाड़ी बोलोरे से रोकाई गई हमारी हाईवा। फिर रुकाई गई, वहाँ पे बोले कि कागज़ चेक कराओ, टीपी चेक कराओ। तो हमने ऑनलाइन टीपी सर्च करके उनको दिखाया। बोले कि फिटनेस, बीमा, इंश्योरेंस सब वगैरह वगैरह सब दिखाओ। सब दिखाए। फिर बोले कि मालिक को फ़ोन लगाओ। हम कहने को कहा कि सर जी, बोले कि पैसा चाहिए। पूछे कितना, बोले 500।
तो कहे ठीक है लगा रहे फ़ोन। मालिक को फ़ोन लगाए तो 20 से 25 मिनट अंतर्गत में मालिक भी पहुँच गए। मालिक के द्वारा बोला गया कि तुम लेके जाओ गाड़ी खाली करो। हम वहाँ से गाड़ी खाली करने लेके चले आए। खाली किए ये नया वाला बस स्टैंड के पास कॉलोनी वाले है, इसी कॉलोनी के अंदर खाली किया। वहाँ से करीब 10:30 पौने 11 बज गया। फिर जैसे खाली करके फिर हम जा रहे थे लोडिंग पॉइंट पे, वहाँ से हमें पैसा भी मिला। फिर जैसे ही मड़िया बाईपास पे पहुँचते हैं वैसे ही उधर से गाली गलौज करते सब लोग आ गए। तो क्या किए वो आपके साथ मारपीट भी की है? जी। कितना पैसा छुड़ाए हैं आपसे? अब मामला अपने ग्राम मड़िया का है जो कोतवाली क्षेत्र में आता है। रिपोर्ट करता थाने उपस्थित आकर रिपोर्ट किया कि कुछ लोगों द्वारा से मड़िया में मारपीट की गई है। जांच अभी जारी है और कायम कर लिया गया है। इसमें आरोपी BMO सिमरिया का नाम आ रहा है, जिनकी गिरफ्तारी की जा चुकी है। अन्य भी और लोग हैं उसमें, इसकी जांच पश्चात। कुल कितने आरोपी हैं सर इस मामले में? इसमें अभी 4 लोगों का नाम आया है सामने। जी सर, इसमें बात ये निकल कर सामने आ रही है कि फर्जी RTO बनकर ट्रक से लूटपाट की गई है, एंट्री वसूली की जा रही है। विवेचना जारी, विवेचना में ऐसी बात आती है तो बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी उस पर। छत्तीसगढ़ में नगरीय चुनाव में महज 2 दिन शेष हैं। ऐसे में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। धमतरी जिले के मगरलोड में पार्षद पद से जीत हासिल करने वाले गुरु घासीदास को मत्था टेक कांग्रेस सहित भाजपा अपने पक्ष में वोट मांगती नजर आ रही है। आज इसी कड़ी में भाजपा ने वार्ड में पहुंचकर मतदाताओं से बात कर भाजपा को वोट देकर पार्षद बनाने की अपील की। वहीं इस चुनाव में कांग्रेस अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए मैदान में है। इस चुनावी सरगर्मी में भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टी चुनावी रैली के दौरान तीखी बहस करते हुए नजर आई। हम लोग जीत के प्रति एकदम आश्वस्त है। इस पार्षद चुनाव में नगरीय सियावा विधानसभा क्षेत्र में एक ही पार्षद खाली हुआ था, उनकी मृत्यु हो गई है। तो इस चुनाव में हम लोग 100% जीत के प्रति आश्वस्त हैं, क्योंकि एक ही वार्ड है। हमारे सारे कार्यकर्ता आए हैं प्रचार करने के लिए, एकजुट होकर कार्य कर रहे हैं और एकजुटता में ताकत होती है। तो निश्चित तौर से सुरेश भैया को विजय मिलेगी। अगर भाजपा के प्रत्याशी के लिए हम लोग सब, हमारे महिला मोर्चा के दीदी और युवा मोर्चा के भाई और सब भाजपा सदस्य लोग आए हैं और हमारे 2.5 साल हो गए हैं, अभी तक कुछ नहीं किए हैं। अभी सरकार है वो नरवा गुरवा गाड़ी वही में बुलाए हैं और गोबर खरीदने में ही बुलाए हैं। क्या है, वार्ड क्रमांक 11 मगरलोड नगर पंचायत में चुनाव है और हमारा जो प्रत्याशी है देवराज देवांगन जी, वो हमारे प्रत्याशी है और निश्चित रूप से जिस ढंग से वार्ड का रुझान मिल रहा है, हम ये वार्ड का चुनाव जीत रहे। कांग्रेस की सरकार में कोई भी विकास कार्य नहीं हो रहा। इस नगर पंचायत को छोड़ दो, पूरा प्रदेश में एक भी विकास कार्य देखने को नहीं मिल रहा है। और ये जो सरकार है भूपेश बघेल की सरकार पूरी तरह से निकम्मी सरकार है और आज आम जनता इनसे पूरी तरह से रूठित है। इनके घोषणा पत्र में जो 36 प्रकार की घोषणा हुए थे, वो कोई भी घोषणा इन्होंने अभी तक पूरा नहीं किया। कि भूपेश बघेल की सरकार ने तो 3 साल में कोई काम नहीं किया, कोई विकास कार्य नहीं किया। उनके जो वादा थे नगरीय निकाय चुनाव में भी वो विभिन्न प्रकार के वादा किए थे, किसी भी प्रकार का वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। बड़नगर भाट पचलाना थाने के अंतर्गत आने वाले ग्राम मगदनी में लॉकडाउन के दौरान SDM के आदेश से डोर टू डोर सर्वे करने वाली टीम सर्वे कर रही थी। इस दौरान ग्राम मगदनी के ही रहने वाले संजय पिता गोवर्धन बागरी ने सर्वे टीम के शासकीय कर्मचारियों के साथ गाली गलौज व मारपीट की। सर्वे टीम के साथ शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाई, जिसके बाद टीम में शामिल शिक्षक दुर्गालाल पिता लक्ष्मी नारायण धाकड़ खाचरोद के एक शासकीय स्कूल में प्रधान अध्यापक हैं, उनके द्वारा भाट पचलाना थाने में फायर की गई थी। मामला न्यायालय में चल रहा था। वह न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को जेल भेज दिया। थाना प्रभारी संजय वर्मा द्वारा बताया गया है कि 353, 323, 294, 506 में प्रकरण पंजीबद्ध किया था। आज न्यायालय ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी को जेल भेजा। देखिए, ग्राम मगदनी की घटना है 28/4/2021 को। वैक्सीनेशन टीम जो डोर टू डोर सर्वे के साथ साथ टीकाकरण भी कर रही थी। तो ग्राम मगदनी के एक व्यक्ति ने उनको रोक कर उनके साथ में मारपीट की थी और उनके कार्य में बाधा डाली थी। इस पर हमारे थाने में अपराध पंजीबद्ध किया गया था, धारा 353, 323, 294, 506 का।
और उसकी विवेचना पूर्ण होने के उपरांत हम लोगों ने जब इसको कल न्यायालय में चार्जशीट पेश की है तो माननीय न्यायालय ने इसको राष्ट्रीय सुरक्षा, स्वास्थ्य के प्रति सुरक्षा में खतरा मानते हुए और साथ ही साथ जो जनहित के लिए जो उपयोगी कार्य सरकार द्वारा किया जा रहा था उसको रोकने के कार्य को देखते हुए काफ़ी गंभीरता से लिया है और इस आरोपी की जमानत को निरस्त करते हुए इसे खासरोग जेल में भेजा है, जेल वारंट बना दिया गया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज।